एपिलेप्सी या मिर्गी रोग भूत बाधा की बीमारी है। एक बार दवाई शुरू हो गई तो ये पूरी लाइफ लॉन्ग चलेगी और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है या फिर ये फैलती है। ये सारा अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज मैं बात करूंगा एपिलेप्सी से जुड़ी हुई कुछ अंधविश्वास और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है और कैसे हम बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं एपिलेप्सी की, किस पद्धति से हम इसकी इलाज करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या है, उसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से, किस पद्धति से हम बच्चों की इलाज करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि एपिलेप्सी का जो हिस्ट्री है, अगर हम पुराने ज़माने से देखें तो पहले जब किसी को इस तरीके के मिर्गी के झटके आते थे तो वास्तव में वो सोचते थे कि इसको कोई भूत बाधा है। तो वो जो प्रचलन पहले रही है वो आज भी हमारे समाज में अभी भी उसका जो है छाप अभी भी पड़ा हुआ है। पहले 10% से भी कम पेशेंट डॉक्टर के पास जाते होंगे। आज इसके बारे में लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी लोग आज भी इस चीज़ को मानते हैं और डॉक्टर के आने से पहले कई बार वो ऑलरेडी ये सारे जो पूजा पाठ करा के और धामी और झांकरी उन सबको दिखा के फिर जब पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं तब वो लेके आते हैं। लेकिन आज एक साइंस इतना इवॉल्व हो गया है, वो समझ गया है कि एपिलेप्सी के कारण क्या क्या हैं। तो एपिलेप्सी एक क्रोनिक ब्रेन की बीमारी है, ये हमको समझना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि एपिलेप्सी की इलाज जो है लाइफ लॉन्ग हर बार होना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे का डेवलपमेंट ठीक है, एमआरआई में कोई डैमेज नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे 2-3 साल दवाई लेने के बाद कई बच्चों में हम लोग दवाई कम करके हम लोग बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एपिलेप्सी की दवाइयों का भी बहुत सारे नेगेटिव एक इम्प्रेशन हमारे माइंड में है कि ये ब्रेन की दवाई है, स्ट्रॉन्ग रहती हैं, बच्चों को ब्रेन को स्लो कर देती हैं, इनके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसको लेकर मैं थोड़ा डिटेल में आगे जब इलाज की बात करूँगा मैं आपको डिटेल इसके बारे में आगे और समझाऊँगा। डायग्नोसिस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट से पहले, क्योंकि क्या होती है ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बेहोशी मिर्गी की बेहोशी नहीं होती हैं। ऐसे कई सारे सीजर मिमिक्स हम जो कहते हैं वो होती हैं, जैसे कि सिंकोपल अटैक बोलते हैं, या फिर बच्चों में ऐसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स होते हैं, या फिर सूडो सीजर्स बोलते हैं या साइकोजेनिक सीजर्स बोलते हैं। वो दिखने में झटके मिर्गी के जैसे ही लगते हैं लेकिन वास्तव में वो मिर्गी के झटके नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत बार ज़रूरी होता है। कभी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की झटके अगर घर में हैं तो आप लोग कृपया मोबाइल में अभी एक छोटा सा वीडियो बना दें ताकि उससे क्या है हम देखने में आसानी रहेगी। तो ये मिमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि डायग्नोसिस के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या फिर EEG करके जो टेस्ट करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डायग्नोस्टिक टूल है। अगर उसकी रिपोर्टिंग सही से अगर नहीं होती है तो ये सीजर मिमिक्स वाली जो ग्रुप हैं उनमें दवाइयाँ चलती रहती हैं। और EEG की वजह से हम लोग कई बार कौन सी एपिलेप्सी की टाइप्स हैं वो भी हम लोग उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इलाज करने से पहले सबसे पहले हम लोग जब बच्चे आते हैं तो ये देखते हैं कि वो पहले एपिलेप्सी है कि नहीं है, पहले हम कंफर्म करते हैं, EEG करते हैं। और EEG में कौन सी एपिलेप्सी की टाइप है वो EEG बहुत बार मदद करती है। तो हो सकती है कि वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हो सकता है वो कोई फोकल एपिलेप्सी हो सकता है वो कोई एब्सेंस एपिलेप्सी हो, या हो सकता है वो कोई जैसे झटके आने वाले मायोक्लोनिक एपिलेप्सी हो, या फिर छोटे बच्चे जो शुरुआत के 1 साल में सो के उठने बाद इस तरीके से चौंकते हैं, बार बार डरे हुए से दिखते हैं, जिसको इन्फेंटाइल स्पैज़म्स कहते हैं। तो ये सारी एपिलेप्सी अलग अलग प्रकार की हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एपिलेप्सी के कई प्रकार होते हैं, स्पेशली बच्चों में और ज़्यादा प्रकार के होते हैं एडल्ट के कंपेयर में। तो सबसे पहले वो टाइप ऑफ एपिलेप्सी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से दवाई की छनोट अलग रहती है। कई बार एपिलेप्सी टाइप के हिसाब से उसकी प्रोग्नोसिस या लॉन्ग टर्म आउटकम में भी फ़र्क रहती है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट और टाइपिंग इम्पॉर्टेंट है। जब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो 70 से 80% जो बच्चे हैं वो एक ही दवाई से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं।
करीब करीब 25 से 30% बच्चे होते हैं जिनमें हम लोग जब दवाई यूज़ करते हैं तभी भी उनमें अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आती, तो एक की जगह दूसरी दवाई यूज़ करनी पड़ सकती है। अगर 2 से ज़्यादा दवाइयाँ बच्चों को लग रही है एपिलेप्सी को ट्रीट करने में, तो हम उनको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं, जो दवाइयों का बहुत अच्छा असर नहीं आती है। तो ज़्यादातर बच्चों में जब एक दवाई शुरू करते हैं तो लो डोज में शुरू किया जाता है। एपिलेप्सी की देखिए करीब करीब 12-15 दवाइयाँ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, और एक दवाई से शुरू करते हैं एपिलेप्सी के टाइप के हिसाब से। उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम लोग उसके जो है डोज ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लो डोज में ही बच्चे का जो है झटके बंद हो जाए। अगर झटके उसके बाद भी आ रहे हैं तो डोज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और अगर एक दवाई से नहीं हुई तो कई बार हम लोग को ऐड ऑन दूसरा दवाई डालना पड़ सकता है, या कभी कभी उस दवाई की जगह हम दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट भी यूज़ करते हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा दवाइयों से रेस्पॉन्ड नहीं हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि वो एपिलेप्सी एक रेजिस्टेंट टाइप की एपिलेप्सी है, ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं। तो ऐसे कई बच्चे हमारे क्लिनिक में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहीं वो सीजर मिमिक्स वाला तो नहीं है कि जो वास्तव में झटका ही नहीं है, पहले हम वो देखते हैं। दूसरी बात है कि एपिलेप्सी की सही टाइपिंग के हिसाब से वो दवाई जा रही कि नहीं, वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को अलग प्रकार की टाइपिंग की एपिलेप्सी हो और वो दवाई कुछ अलग प्रकार की चल रही हो। सो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है कि बच्चों का जो डोज में दवाई चल रही है वज़न के हिसाब से वो डोजिंग भी अलग रहती है। तो अगर अंडर डोजिंग पे दवाई चल रही है तो भी रिस्पॉन्स नहीं आएगी, तो ये भी हमको देखना है। और कई बार हमारे पास जब बच्चे आते हैं ऑलरेडी 3-4 दवाई पे बच्चे रहते हैं, तो दवाई की इंटरैक्शन की वजह से भी, एक दूसरे की इंटरैक्शन से भी दवाइयों का असर कम ज़्यादा रहता है। तो वो कॉम्बिनेशंस जो हैं दवाई की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कॉम्बिनेशन से दवाई काम करती है। इसीलिए राइट ड्रग, राइट डोज और राइट टाइम, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। और मेडिसिन को लेकर जो हमारे माइंड में एक नेगेटिव इम्प्रेशन है कि ये दवाइयाँ बहुत स्ट्रांग होती है, ब्रेन पे काम करती है, ब्रेन को स्लो करती है, तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर दवाइयाँ का एक रिस्क और बेनिफिट होता है। अगर एपिलेप्सी को अगर हम लोग टाइमली डिटेक्ट करके अगर उसका हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो रिकरेंट सीजर्स जो बार बार बच्चों में जो झटका आते हैं, उसमें से छोटे बच्चों में, शुरुआत के 1-1.5 साल के बच्चों में पूरा डेवलपमेंट भी कई बार रुक जाती हैं, और बड़े बच्चों में भी उनकी लर्निंग में अफेक्ट करती है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वो चंचल से हो जाते हैं, उनमें नींद की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये अनट्रीटेड एपिलेप्सी की भी कई सारे जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट होती हैं, लेकिन हर साइड इफ़ेक्ट सारी बच्चों को होना ज़रूरी नहीं है। जब भी कोई दवाई की छनौट करते हैं तो डॉक्टर आपको समझाएंगे कि इस दवाई का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किस किस चीज़ों के लिए हमको वॉच आउट करना चाहिए, अगर कुछ मॉनिटरिंग ब्लड का करना है तो कब कब करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डॉक्टर आपको समझाएंगे। उनके सलाह के हिसाब से आप बिना डरे इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हुई ट्रीटमेंट की बातें दवाई से। अगर दवाई से अगर रिस्पॉन्ड नहीं होती है तो हम लोग ये ड्रग रिफ्रैक्टरी या ड्रग रेजिस्टेंट जो एपिलेप्सी होती है उनमें कुछ किसी बच्चों में डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करती है। तो डाइट में ज़्यादातर 3 प्रकार की डाइट हैं। एक जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट कहते हैं, दूसरा है मॉडिफाइड एटकिंस डाइट, और तीसरा जो केटोजेनिक डाइट है। तो ये सारे जो डाइट्स हैं इसमें ज़्यादातर फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा कम रहती है। तो हमारे क्लिनिक में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कई दवाइयों से रेस्पॉन्ड नहीं होने के बाद हम डाइटिशियन के हेल्प लेके हम लोग इस केटोजेनिक डाइट पे कुछ बच्चे ऑलरेडी हैं और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी वन ऑफ द साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपीज़ में आती हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि सर्जिकल कैंडिडेट होते हैं, मतलब ये कि अगर ब्रेन का अगर एक ही हिस्सा से अगर वो इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्चार्जेस ईईजी में दिखा रहा है, या फिर कोई फोकस ब्रेन में एक ही जगह पे है, छोटा गांठ है, या फिर ब्रेन के एक ही साइड में कुछ अलग प्रकार का ब्रेन है, तो अगर उसको सर्जिकली अगर रिमूव कर दिया गया तो कई बार बच्चों की पूरी एपिलेप्सी ख़त्म हो जाती है, दवाइयाँ भी कई बार बंद हो सकती हैं। तो ये होते हैं सर्जिकल कैंडिडेट्स। तो सर्जरीज भी एपिलेप्सी की एक इलाज में एक साइंटिफिकली प्रूवन एक ट्रीटमेंट में आता है, लेकिन हर बच्चे एपिलेप्सी के लिए कैंडिडेट नहीं होते हैं। अगर उनका ईईजी में अगर बहुत जगह से अगर झटके आ रहे हैं, मल्टी फोकस है, ब्रेन के दोनों हिस्से से आ रहे हैं, तो इन बच्चों को सर्जरी करके कोई फ़ायदा नहीं होती है। तो वो हम लोग देखते हैं कि एमआरआई में अगर ऐसा कोई दाग है तो हम लोग उनको सर्जरी के लिए भी भेजते हैं। इंडिया में बहुत कम सेंटर्स है जहाँ पे एपिलेप्सी की सर्जरीज होती हैं।
और एक सर्जरी में एक जो यहाँ पे वेगस करके नर्व होती है गले में, तो इसको स्टिमुलेट करते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं। वो भी कुछ कुछ सेंटर से इंडिया में जो रिफ्रैक्टरी एकदम ही दवाइयों से काम नहीं हो रही है, डाइट से भी काम नहीं हो रही है, तो हम रेयरली वो भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो सारी हो गई ट्रीटमेंट की जो बातें हैं। आखिरी में मैं आप लोगों से प्रिकॉशंस के बारे में बात करूंगा कि अगर बच्चों को एपिलेप्सी है तो किन चीज़ों का प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि जो भी दवाइयाँ आपको दी गई है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको उसी तरीके से उसी डोज में राइट टाइमिंग के हिसाब से दीजिए। टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में। दवाइयों को मिस नहीं करनी है। एक ही डोज या 2 डोज भी मिस हो जाएगी तो कभी कभी एकदम से दौड़े पड़ सकते हैं। अगर मिस हो गई तो जैसे याद रहे वैसे ही आप दवाई को ले लें। दूसरी बात है कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्लीप अगर डिप्राइव हो गए, नींद की कमी की वजह से कई सारे झटके बच्चों में आ सकती हैं, तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप जो है बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है कि जो मिडाजोलैम की स्प्रे जो आपको दी गई है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा कि इमरजेंसी के टाइम में इसको नाक में देने के लिए जो दवाई है मिडाजोलैम इंट्रानेजल स्प्रे, वो आप हमेशा कैरी करें। कहीं भी जाते समय भी एक अपने सेफ्टी के लिए हमेशा अपने साथ रखें। चौथी बातें हैं कि जो मोबाइल और टीवी की जो यूज़ हैं कम से कम यूज़ करें। कई बार जो मोबाइल की लाइट वगैरह की वजह से भी कुछ कुछ झटकें जो हैं बच्चों में होती हैं, उनको अवॉइड करें। और कुछ बच्चे जो हैं जो स्कूल जाते हैं तो स्कूल के में भी टीचर्स को ऑलरेडी बता दें कि बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम है और वो दवाई पे है, क्योंकि कभी कभी स्कूल में सडनली कुछ हो गया तो टीचर्स के अगर प्रिंसिपल के पास या क्लास टीचर के पास वो स्प्रे भी आप अलग से दे के रख दें पहले से ही, तो इमीडिएटली वहाँ पे वो नाक में दे के उस सीजर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो भी एक तैयारी रखें। और जो लाइफ की रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो साइकिलिंग हो गया या फिर कुछ स्विमिंग हो गया, तो ये थोड़े से हमेशा मॉनिटर्ड होने चाहिए। कोई ना कोई हमेशा साथ में रहे जब वो बच्चे कर रहे हैं। बहुत फ्रिक्वेंट सीजर्स है तो वो भी नहीं करना चाहिए। अगर दवाई पे 3-6 मंथ्स अच्छा कंट्रोल है तो मॉनिटर्ड वे में साइकिलिंग या फिर स्विमिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी प्रिकॉशंस की जो बातें हैं। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि एपिलेप्सी जो है एक क्रोनिक ब्रेन की बीमारी है। ये कोई भूत बाधा से नहीं होती है। दवाइयाँ लॉन्ग टर्म चलती हैं कई बच्चों में। ज़्यादातर ड्यूरेशंस जो हैं 2 से 3 साल के अवधि में कई बच्चों को हम लोग दवाई दे के बंद कर सकते हैं। बहुत रेयरली ब्रेन में डैमेजेस हैं तो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। ज़्यादातर कुछ सालों में हम लोग दवाइयों को बंद कर सकते हैं। ये कम्युनिकेबल नहीं होती हैं, ये छूने से फैलता नहीं है, जूठा खाने से फैलता नहीं है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि एपिलेप्सी की जो है इलाज हमेशा एक्सपर्ट से ही कराएं, क्योंकि ये क्रोनिक बीमारी है। दवाइयाँ लंबी चलती हैं, दवाइयों की भी साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। तो कौन सी टाइप की एपिलेप्सी है, कौन सी टाइप की दवा देनी है, तो इसमें एक्सपर्ट की राय जो है हमेशा आप लेके चलें। हम एथीना पॉलीक्लिनिक में हर प्रकार की एपिलेप्सी की इलाज करते हैं। यहाँ पे बहुत बार डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट एपिलेप्सी के केसेस भी आते हैं, जो हम लोग यहाँ पे मेडिसिन के साथ साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन भी देते हैं। और जिनको सर्जरी रखती है उनको हम हायर सेंटर्स में रेफ़र भी करते हैं। अगर आपके बच्चों को किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जो दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं हो रही हैं, आप यहाँ पे लाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल एथीना पॉलीक्लिनिक से आज के लिए विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।